नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दुनिया विश्व युद्ध के खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस आमने सामने हैं। यह टकराव रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन को लेकर है और स्थिति अभी ऐसी है कि अमेरिका और उसके साथी देश, जिन्हें नेटो देश कहते हैं, वे वॉर मोड में आ गए हैं। कारण यह है कि रूस यूक्रेन की सीमा पर 1.5 से 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा कर चुका है। फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उसने यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं। रूस के राष्ट्रपति भवन, जिसको क्रेमलिन कहते हैं, वहां से रूसी सेना ने शनिवार को प्लान्ड सैन्य अभ्यास किया, यह बात कही गई। इसके तहत उसने अपने लेटेस्ट हाइपरसोनिक, क्रूज और परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया, यह बात भी कही गई। सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट पर निशाना साधा और इस सैन्य अभ्यास में Q-95 बम वर्षक और पनडुब्बियां भी इस्तेमाल की गईं। रूस के इरादे और मौजूदा खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भी अपनी फौजी तैयारी तेज कर दी है। उसने उड़ती हुई तबाही कहे जाने वाले अपने 4 B-52 बॉम्बर ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायुसैनिक अड्डे पर तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु बम से लैस इन बॉम्बर्स ने भूमध्य सागर में यूक्रेन की सीमा के आसपास उड़ान भी भरी है। आज की तारीख में यूरोप में अमेरिका के 80,000 सैनिक तैनात हैं और वह इन्हें बढ़ा भी सकता है जरूरत के लिहाज से। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसको इसका सबक सिखाया जा सके, इसके लिए अपनी नेवी की ताकत अमेरिका बढ़ा रहा है। उसने पूर्वी यूरोप में रूस के आसपास अपने 4 नए युद्धपोतों यूएसए डोनाल्ड कुक, यूएसए मित्शेर, यूएसए द सुल्विन, यूएसए गोंजालेज, इनको तैनात किया है। ये सभी अर्ले बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो दुश्मन के ठिकानों पर टॉम हॉक जैसी मिसाइलों की बरसात कर सकते हैं। और ये चारों वॉरशिप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, यानी कि इनके ऊपर जो हमला होगा वो हमला टाल दिया जाएगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा बंदोबस्त इनके साथ है। रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस को डाइल्यूट करने के लिए सभी तरह के डायलॉग अब तक इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो बेनतीजा रहे। फ्रांस के, रशिया के, अमेरिका के, जर्मनी के, टर्की के, और आज जर्मनी में एक म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस है, शायद उसमें कोई रिजल्ट निकले, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। अब तो अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो फिर रशिया लाशों को बैग में भर भर के अपने यहाँ ले जाने के लिए तैयार है। यानी कि बिल्कुल आमने सामने की बात। और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह भी कह दिया कि मैं रशिया के प्रेसिडेंट से बात करना नहीं चाहता। सिचुएशन बहुत ही डेलिकेट है। ब्लैक सी यानी कि काला सागर में भी अमेरिका नेवी ने यूएसए हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोतों और पनडुब्बियों को भेज रखा है। इस इलाके में अमेरिकी जहाज इतालवी नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ गश्त लगा रहे हैं। ये पूरा इंतजाम समझिए, कितना बड़ा बंदोबस्त है नेटो देशों की तरफ से रूस के कमोबेश चारों तरफ। इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अलबत्ता जब अमेरिका और उसके साथी देशों की फौजी हलचल ब्लैक सी में बढ़ी तो रूस ने इसी काला सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। इसमें उसकी नौसेना के काला सागर बेड़े के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका न सिर्फ नेटो देशों के साथ रूस के आसपास और यूक्रेन के नजदीक सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि उसने यूक्रेन में 2 विमानों से 80 टन हथियार भी उतारे हैं। नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन की जो मदद गई है, उनकी एक मानगी आपके सामने रखता हूं। ब्रिटेन ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है, एंटी शिप मिसाइलें भी भेजी हैं।
इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी वॉरशिप को समंदर में डुबो सकती हैं। इनकी खूबी यह है कि समंदर की सतह के पास उड़ान भरती हैं, इसलिए रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। इस समय रूसी नेवी के कई शक्तिशाली युद्धपोत ब्लैक सी और भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। इसमें स्लो क्लास का बेहद शक्तिशाली वॉरशिप मार्शल उस्तिनोव भी शामिल है। ब्रिटेन ने जो एंटीशिप मिसाइलें भेजी हैं वो रूस के लिए एक बड़ा संकेत और खतरे की घंटी हैं। उनकी ताकत के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। जहां तक तुर्की का सवाल है, वो भी नेटो का मेंबर है, तो उसकी तरफ से बायरकटार TB2 अटैक ड्रोन दिए गए हैं। यह बेहद खतरनाक माना जाता है। एस्टोनिया ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें दी हैं। लिथुआनिया ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की सप्लाई की है और रोमानिया ने यूक्रेन की मदद के लिए F-16 फाइटर जेट तैनात किए हैं। हालात इतने नाजुक हैं और युद्ध की आशंका इतनी ज्यादा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से कई देशों ने अपने दूतावास या तो खाली कर दिए हैं या फिर कर रहे हैं। भारत समेत कुल 56 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। ये एहतियाती तौर पर कहा गया है। एक जानकारी आपको दे दूं कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में ही है। कई पश्चिमी देशों ने रूसी हमले की आशंका से अपने राजनयिकों को राजधानी कीव से हटाकर पोलैंड की सीमा के पास यूक्रेन के भीतर ही लीव में शिफ्ट कर दिया है। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस भी कह रही हैं कि यूक्रेन को रूसी आक्रमण की सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह सुरक्षा हालात में से एक का सामना करना पड़ सकता है। वो अमेरिका कहती है कि 1.5 लाख से ऊपर की डिप्लॉयमेंट है। ये सैटेलाइट इमेजेस ने भी दिखाया है। अब सवाल ये है कि रशिया, हम सब जानते हैं, उनके पास तो काबिलियत है यूक्रेन पे हमला करने की, उन पे धावा बोलने की, उनको उन पे आक्रमण करने की। क्या रशिया के पास वो इरादा है कि यूक्रेन पे हमला करे? देखिए, अगर रशिया चाहती तो सन 2014 में जब उन्होंने क्रिमिया को अपने कब्जे में लिया था, तब ये रशिया यूक्रेन पे हमला बोल सकती थी। खैर, तब नहीं बोला, कोई बात नहीं। ये बाद में अभी, जैसे कि अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फेसबुक पे भी वीडियो लगाया था, उन्होंने तारीख बताई थी बाकायदा कि रशिया उन पे 16 फरवरी को हमला कर देगी। और उसे 2 दिन पहले जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 62 मिनट्स की फोन कॉल भी करी थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। और रशिया बार बार ये कह रही है कि वो यूक्रेन पे हमला नहीं करेगी। ये एक रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक तरीके से जैसे कि हिंदुस्तान में जब 13 दिसंबर में सन 2001 में जब पार्लियामेंट पे हमले हुए थे, तो हमने अपनी ट्रूप्स मोबिलाइज करी थी पाकिस्तान के बॉर्डर पे। और हम लोग, मेरे फादर ने हिस्सा लिया था इस टाइम पे, बल्कि वो एक डिवीजन कमांड कर रहे थे उस वक्त। तो काफी हमारी डिप्लॉयमेंट्स हुई थी बॉर्डर पे, और हम लोग अटैक करने जा ही रहे थे पाकिस्तान में कि किसी भी तरह वो कैसे भी, बस वो नहीं हुआ। वो तैयारी हमारी पूरी थी। उसी तरीके से अभी रशिया ने डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। अब आप ये समझिए कि मसला क्या है। रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में क्यों है और यूक्रेन की तरफ से अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों की लामबंदी क्यों है। आपको एक नक्शा दिखाता हूं, इसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है रूस, यूक्रेन और आस पड़ोस के देशों की। ये रूस है जो लाल रंग में आपको दिख रहा है, और रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है। रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है और यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है वो एक दूसरे से लगता हुआ है। बेलारूस रूस का मित्र देश है और रूस ने अपनी फौजों को बेलारूस में भी भेज रखा है, यह कहते हुए कि साझा अभ्यास दोनों देशों की सेनाएं कर रही हैं। अब बेलारूस की सीमा आप देखिए कि यूक्रेन के उत्तर में जो पूरी सरहद जाती है वो बेलारूस से लगती हुई है, और आगे जब पूरब में बढ़ती है और नीचे दक्षिण तक आती है
तो यह रूस की सीमा से लगती है। यानी कि रूस ने बेलारूस की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से लेकर के और नीचे क्रीमिया तक, क्योंकि क्रीमिया को 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो क्रीमिया तक रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है। ये स्थिति आज की तारीख में यूक्रेन और रूस की फौजों की है। To set up a false justification to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. अब सवाल यह है कि क्या चाहता है यूक्रेन? यूक्रेन नेटो का सदस्य देश होना चाहता है, उसकी तैयारी में है। नेटो आज की तारीख में उसके 30 मेंबर हैं। अमेरिका और कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका जो महादेश होता है उसके 2 देश हैं, बाकी सभी मेंबर यूरोप के हैं। नक्शे के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका आपको दिख रहे हैं। यह पूरा का पूरा यूरोप है और इसमें आप नॉर्वे से लेकर इंग्लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, स्लोवानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये नेटो देशों का है। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि रूस जो है वहां से दूर नहीं है। जो सफेद रंग में हिस्सा आपको दिख रहा है बेलारूस के बाद आगे वो रूस है, यानी कि पास में जितने भी देश हैं ये नेटो देश हैं। और यह यूक्रेन है। यूक्रेन की स्थिति जो है वो रूस के लिहाज से बहुत ही क्रूशियल है, क्रिटिकल है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मौजूदा स्थिति है रूस के चारों तरफ नेटो देशों की, जिनका अगुवा अमेरिका है, वो रूस को शायद इस बात के लिए डरा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब हमला हो या युद्ध की स्थिति बन जाए तो रूस के लिए संकट की घड़ी आ जाए। अब कुछ देशों के बारे में धीरे धीरे नेटो के मेंबर देश लगातार बढ़ते रहे। 2004 में कुछ देश मेंबर बने जो आपको दिख रहे होंगे और नीले रंग में जो है ये वो हैं, और 2009 में जो नेटो के मेंबर बने वो आपको वह भी दिख रहे हैं। ये जो अलग अलग रंग आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग समय में नेटो के मेंबर बनने वाले देशों के रंग हैं। यानी कि 1949 में, यानी विश्व युद्ध दूसरा था, उसे खत्म होने के बाद नेटो बना। नेटो क्यों बना? रूस के प्रभाव को खत्म करने और दुनिया में उसको अलग थलग करने के मकसद से। इसलिए हर दशक में कुछ नए देश इसके मेंबर होते रहे। अब आप देखिए कि हंगरी, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, कभी इन देशों में साम्यवादी सरकारें थीं और रूस के प्रभाव वाले देश थे ये। लेकिन आज की तारीख में ना साम्यवादी सरकारें हैं और ना ही ये रूस के प्रभाव में हैं। ये अमेरिका के मित्र देश हैं, ये नेटो के मेंबर हैं। आखिरी जो 30वां मेंबर बना नेटो का वो मैसेडोनिया है, फरवरी 2019 में। तो नेटो का जो बुनियादी सिद्धांत है उसको समझिए। अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर यूक्रेन को लेकर के रूस का जो हमलावर तेवर है उसको समझना भी आसान हो जाएगा। उसके भीतर के डर को भी हम समझ सकते हैं। नेटो का सिद्धांत ये है कि संगठन के किसी भी सदस्य देश पर हमला अगर होता है
तो वह हमला संगठन के एक देश पर नहीं बल्कि समूचे संगठन पर माना जाएगा। हर देश उसको अपने ऊपर हमला मानेगा, सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह बताने का मतलब यह है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो उसको जवाब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और तमाम नेटो देशों से भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि इतना कुछ जानने और समझने के बाद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को लेकर आक्रामक क्यों हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला बोल देगा? अमेरिका के पास रूस की तैयारियों और उसकी मंशा को लेकर जो जानकारी है उसके आधार पर बाइडेन प्रशासन काफी चिंतित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की बात कही है और उनके प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कुछ घंटे पहले कहा है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह अंदेशा अमेरिका बार बार जता रहा है अलग अलग महकमों के हवाले से। अब सवाल यह है कि यह मसला क्या है? यूक्रेन को लेकर के जो स्थिति है और यूक्रेन को लेकर के जो विवाद है वो अचानक का है या फिर इसके पीछे कोई और पृष्ठभूमि है? President Biden has rightly assessed that a Russian invasion of Ukraine would be, quote, the most consequential thing that's happened in the world in terms of war and peace since World War II. There are no real signs of de-escalation from the Kremlin, despite recent vague comments from Moscow about minor troop withdrawals. 1990-91 से पहले एक देश हुआ करता था, उसका नाम था सोवियत संघ। रूस से जुड़े हुए गणराज्य थे, बहुत बड़ा देश एक ही था। ये अब आपको मैं नक्शा दिखा रहा हूं उस सोवियत संघ का जो 1991 तक था। उसके बाद वो अलग अलग देशों में टूटा। ये रूस है, आज की तारीख में जो रूस है। लेकिन इसी रूस से बाकी देश भी जुड़े हुए थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान। ये इधर आप 9 देश देख रहे हैं। और फिर ये जो सेंट्रल एशिया के देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और रूस 15। तो यह सब जो था एक ही सोवियत संघ हुआ करता था, एक ही देश था। लेकिन 1991 में ये सब के सब अलग हो चुके थे, 15 देश बन गए। रूस में एक राष्ट्रपति आए, गोर्बाचोव, और उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इन दोनों का मकसद यह था कि खुलापन, जो सामाजिक बराबरी है और इंसान के तौर पर जो बराबरी है, गणराज्यों में जो बराबरी है, यह सब स्थापित हो, आर्थिक तरक्की हो और उदारता आए, समाज लिबरल होने लगे। यह दोनों जो उनके सिद्धांत थे, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, इसने रूस के बिखराव, जो सोवियत संघ था, उसके बिखराव की नींव रखी। 88-89 से जो गणराज्य थे रूस का हिस्सा सोवियत संघ का, वो अलग होना शुरू हुए और 91 तक सब के सब अलग हो गए। आज सब अलग अलग देश की हैसियत में है। यूक्रेन 30 साल पहले सोवियत संघ से आजाद हुआ देश की हैसियत में आया, लेकिन अंदरूनी संकट का लगातार शिकार रहा। यूक्रेन के अंदर का संकट ये है कि इसका जो पूर्वी इलाका है रूस से लगता हुआ, लुहांस्क और डोनेस्क, मैं आपको नक्शे पर दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। वो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, लुहांस्क और डोनेस्क, आपको दिख रहे होंगे, वो रूस से लगते हुए हिस्से हैं, लेकिन वो यूक्रेन के हैं। यहां रूस के अलगाववादी सक्रिय हैं। रूस के मूल के, यानी कि वैसे लोग जो रूसी मूल के हैं, इस इलाके में रहते हैं, वो रूस से ज्यादा लगाव महसूस करते हैं बजाय यूक्रेन के, और वो यूक्रेन की सरकार के खिलाफ, वहां के इंस्टॉलेशन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते हैं। एक अनुमान है कि 15,000 के आसपास रूसी अलगाववादी उस इलाके में सक्रिय हैं, लुहांस्क और डोनेस्क में। लेकिन यूक्रेन मानता है कि इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। वहां की जो बड़ी आबादी है, जो ये अलगाववादी तत्व हैं, जो हथियार उठाए रहते हैं, वहां की फौज से लगातार लड़ते रहते हैं, उसको रूस अपना समर्थन देता है। पुतिन की जो मौजूदा सरकार है वह भी उनको समर्थन देती है, हथियार देती है, ट्रेनिंग देती है और उनको बाकी तरीके से भी समर्थन देती है, सहायता देती है। इस इलाके में जो अलगाववादी लड़ते हैं वो यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा हमेशा बने रहते हैं, और यूक्रेन जो लगातार संकट का शिकार रहा है वो सबसे बड़ा कारण रहा है।
यूक्रेन की बाकी आबादी इस कारण रूस को नापसंद करती है। पुतिन के आने के बाद ये नफरत और बढ़ी है। 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच थे और रूस के समर्थक माने जाते थे। उनके खिलाफ यूक्रेन के लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और तख्ता पलट दिया। रूस को यह बात कतई पसंद नहीं आई और पूर्वी यूक्रेन में एक बड़ी लड़ाई चली। अलगाववादियों के जरिए रूस ने वहां के संघर्ष को काफी हवा दी। उस वक्त 14,000 लोग मारे गए और 14 लाख लोग विस्थापित हुए थे। अपनी ताकत बताने और यूक्रेन को सबक सिखाने के मकसद से रूस ने यूक्रेन का हिस्सा जो था दक्षिणी, जिसको क्रीमिया कहा जाता था, उस पर जबरन कब्जा कर लिया। अब नक्शे में मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि मैं क्या कह रहा हूं। यह जो क्रीमिया है ब्लैक सी के ऊपर, ये यूक्रेन आप देख रहे हैं, वो रूस है और ये क्रीमिया का इलाका है। छोटा सा प्रायद्वीप था जो लाल रंग में भी आपको दिख रहा होगा। इस क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया और वो लड़ाई जो लुहांस्क और दोनेस्क में चलती रही है उसको लगातार वो हवा देता रहा है। जो डर है यूक्रेन का वो यही है कि वो ना स्थिर सरकार दे पा रहा है, ना वहां तरक्की हो पा रही है, ना वहां के लोगों को शांति नसीब हो पा रही है और वो रूस के जरिए लगातार अस्थिर किया जाता रहा है। इसलिए वो चाहता है कि नेटो का मेंबर देश बने ताकि नेटो के देश उसको समर्थन दें, उसको सहयोग दें, उसको हथियार दें, ट्रेनिंग दें, रूस से जूझने की ताकत दें और फिर रूस अगर उस पर हमला करता है तो वो साथ में लड़े। यही कारण है कि वो नेटो का मेंबर होने के लिए लालायित है और नेटो भी चाहता है कि रूस तक पहुंचने का रास्ता यूक्रेन है, इसलिए यूक्रेन को मेंबर बनाना जरूरी है। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। यूक्रेन की बेसब्री और उसकी बेचैनी कि नेटो में क्यों जाना चाहता है। 2014 में जब यूक्रेन की सरकार को गिराया जो रूस समर्थक सरकार थी और उसके बाद यूक्रेन के लोगों की अपनी सरकार बनी, तो फिर वहां संविधान में संशोधन किया गया, नेटो में शामिल होने की बात कही गई। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो उसने रूस के साथ एक समझौता किया था कि वो किसी भी सैन्य गुट का सदस्य नहीं बनेगा। मगर 2014 की घटना के बाद यूक्रेन को नेटो में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहीं से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यूक्रेन के संविधान संशोधन के समय भी पुतिन ने यह चेताया था कि रूसी सीमा के पास अगर नेटो ने अपने हथियार या सैनिक या कोई इंस्टॉलेशन खड़ा किए तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते हैं कि नेटो फौजें 1997 के पहले की तरह की जो स्थितियां थीं वहां लौटें, वो पूरब की तरफ अपना विस्तार ना करें। अब आप इस नक्शे को देखिएगा, ऊपर जो लाल रंग में 3 देश आपको दिख रहे हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और उसके नीचे पीले रंग में पोलैंड। इन 4 देशों की स्थिति यह है कि यह बाद में 1990 के दशक में मेंबर बने नेटो के, इसलिए नेटो की फौजें इन देशों में 1997 तक आईं। रूस ये चाहता है कि 1997 से पहले की जो स्थिति थी फौजें वहां जाएं, यानी कि यह जो पूरब की तरफ लगातार बढ़ता हुआ नेटो है, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बगल में आपको सफेद में रूस दिख रहा होगा, यानी कि रूस से लगे हुए देश जो हैं वो नेटो के मेंबर हो चुके हैं। तो नेटो का मतलब क्या है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन देशों की फौजें भी वहां तक आ जाएंगी। वहां जो सपोर्ट सिस्टम है वो उनको मिलेगा। तो बुनियादी जो ढांचा वहां का है और फौजों के वहां तक जाने की स्थिति है, ये उनके लिए अनुकूल है और रूस के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए चाहता है कि इन देशों से आप हट जाएं तो उसके आसपास के देशों से, पड़ोसी देशों से नेटो की फौजें हटेंगी। लेकिन 1997 से पहले की स्थिति में जाना नेटो के लिए संभव नहीं है। अब नेटो में शामिल होने के बाद संगठन की फौजें इधर बढ़ी, जो मैंने आपको कहा। यूक्रेन एक ऐसा देश है जो नेटो देशों को रूस से अलग करता है। नक्शा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो रोमानिया लाल रंग का ब्लिंक कर रहा है, उसके बगल में यूक्रेन है और फिर आगे रूस है। तो यह जो पूरा बेल्ट है, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इन सब देशों से केवल यूक्रेन है जो रूस को अलग करता है। अगर यूक्रेन मेंबर बन जाता है तो नेटो देशों की फौजें जो हैं वो रूस की सरहद तक जा सकती हैं, इस तरफ से।
उस तरफ से है, लैटविया लिथुआनिया की तरफ से, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो पूरब दक्षिण की तरफ से एक रास्ता बना देता है यूक्रेन रूस तक पहुंचने का। इसलिए पुतिन यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनकी नींद उड़ी हुई है और इसीलिए वो चाहते हैं कि भले ही युद्ध करना पड़े लेकिन यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन की सुनने को तैयार नहीं है। वो कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात कर चुके हैं, नेटो की फौजों की तैनाती और तैयारी पर लगातार ब्रीफ ले रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमले के कितने बहाने निकाल सकता है। अब उन कारणों को भी समझ लेते हैं जिससे रूस यूक्रेन पर हमले की फौरी वजह बना सकता है। नंबर 1, यूक्रेन को हाईटेक हथियार और साजो सामान दिए हैं। रूसी खेमे का आरोप यह है कि यूक्रेन इनका इस्तेमाल डोनबास में, यानी कि यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जहां अलगाववादी सक्रिय रहते हैं, इस्तेमाल कर सकता है। जानकार ये मानते हैं कि वहां हालात बिगड़े तो रूस उसी बहाने दखल देने पहुंच जाएगा। अभी डोनबास में हालात वाकई खराब हो गए हैं और होते जा रहे हैं। अलगाववादियों और वहां की फौज के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है और यूक्रेन के 2 जवानों की जान इस हिंसक झड़प में गई है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि अलगाववादियों के इलाके में रूस ने करीब 5 लाख लोगों को पासपोर्ट दे रखे हैं, उनको नागरिक बना रखा है। देश कौन सा है? यूक्रेन। नागरिक किसके? रूस के। अगर उसकी बात नहीं मानी गई रूस की, तो यह कहकर भी यूक्रेन में फौजी कार्रवाई कर सकता है कि उसके लोगों को वहां मारा जा रहा है, उनकी जान को खतरा है। अमेरिका को डर इस बात का भी है कि पुतिन अपने ही लोगों पर या विद्रोहियों पर हमले करवा सकते हैं और उसका बहाना लेकर भी यूक्रेन पर चढ़ाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने, जो मैंने आपको बताया, फौजें नेटो की 1997 वाली स्थिति में आ जाएं, जो मैंने बात आपको ऊपर बताई। मगर क्या ये होगा? सवाल ही नहीं उठता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा है कि हम नेटो की ओपन डोर पॉलिसी पर किसी को धक्का पहुंचाने नहीं देंगे। नेटो कह रहा है कि यूक्रेन उसका सदस्य देश बने, इस राह में रूस के आने का कोई तुक बनता ही नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके पास यह अधिकार बनता है कि वो अपने मित्र देश चुने, अपनी रक्षा का इंतजाम खुद करे। नेटो का गठबंधन सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए है और वो रूस के लिए खतरा तो है ही नहीं। यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मानने को तैयार नहीं। ये सब सुनने और मानने को वो किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच तनाव भड़का रहा है और पुतिन ये कह चुके हैं कि रूस अब पीछे नहीं हटने जा रहा है। वो कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? इंटेंट साफ है, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, यानी कि हम युद्ध कर सकते हैं। Russia cannot close its eyes to the fact that US and NATO freely interpret the principle of equal and indivisible security. This principle, I remind you, includes not just the right to choose any alliance or bloc freely, but also there is an obligation not to strengthen its security at the expense of other countries' security. अब आपके सामने ये नक्शा है, ब्रिटेन का जो रक्षा मंत्रालय है उसने जारी किया है और उसका दावा यह है कि यही स्थिति है रूस के यूक्रेन मिशन की, यानी कि रूस यूक्रेन पर हमला करना चाहता है, उसकी तैयारी पूरा कर चुका है। कैसे करेगा यह नक्शा जारी करके ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को बताया है कि रूस की तरफ से ये फौजें रूस की बढ़ेंगी और बेलारूस की तरफ से भी रूस की फौजें बढ़ेंगी। आप देख रहे हैं कि बेलारूस से 2 हिस्सों से रूसी फौजें बढ़ रही हैं और रूस के हिस्से से 1, 2, 3, 4 जगहों से रूसी फौजें बढ़ेंगी और नीचे दक्षिण से भी। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये फेज 2 है, ग्राउंड मूवमेंट। आपको देखा फेज 1 ग्राउंड मूवमेंट, जो सीधी आपको तीर जो आपको दिख रहे होंगे, और जो डॉटेड लाइन है ये फेज 2 का है, यानी कि 2 हिस्सों में यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस ने कर रखी है। यह इंटेलिजेंस इनपुट है ब्रिटेन का, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यह नक्शा जारी किया है और यह स्थिति है यूक्रेन पर रूस के हमला करने की तैयारी की।
अब रूस के आसपास जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, वहां से नेटो के देश भी और रूस भी अपनी अपनी सैनिक तैयारियों में लगे हुए हैं। भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं आप, उसके ऊपर रूसी फाइटर जेट अभ्यास कर रहे हैं। तस्वीरें अब आपको सामने दिख रही होंगी। रूस की सीमा से काफी दूर समंदर के इलाके में रूसी विमानों की गश्त इसलिए है क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की मौजूदगी है। अब आपको ब्लैक सी के पास लेकर चलता हूं, जो रूस से लगा हुआ है। काला सागर कहते हैं क्योंकि इसका पानी काला दिखता है। हमने पहले ही बताया, मगर फिर बताना चाहते हैं कि यह स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है रूस और नेटो दोनों के लिए। ब्लैक सी में अमेरिका और ब्रिटेन के कई वॉरशिप पिछले 2 महीनों से गश्त पर हैं। यूएसए पोर्टर और यूएसए माउंट विटनी, अमेरिका ने इन दोनों को सोची समझी रणनीति के तहत ब्लैक सी में तैनात कर रखा है। रूस भी ब्लैक सी में अपनी मजबूत मोर्चाबंदी किए हुए है, लेकिन उसके साथ मुश्किल ये होगी कि युद्ध की स्थिति में वो चारों ओर से नेटो देशों से घिरा होगा। ऐसे में पुतिन, जो जिद्दी और कुछ हद तक सनकी किस्म के नेता हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालात कुछ भी हो सकते हैं। इस समस्या के मूल में क्या है? इस समस्या के मूल में 3 चीजें। पहला तो रशिया का जो उसकी एक पूर्व प्रतिष्ठा या साख जो है, उसका सवाल बीच में आ गया। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए तो उसके अपने अस्तित्व का ही सवाल है। और तीसरा जो सबसे बड़ा वो ये है कि नाटो फोर्सेस और अमेरिका, इनके अपने वर्चस्व का प्रश्न खड़ा हो गया। तो अब इस वर्चस्व, प्रतिष्ठा और अस्तित्व के बीच जो सबसे बड़ी कमी है वो विश्वास की कमी है। तो उस विश्वास की कमी का नतीजा ये हो रहा है कि रशियन ट्रूप्स वहां पे आ गई हैं, यूक्रेनियन ट्रूप्स आ गई हैं, नाटो फोर्सेस की ट्रूप्स भी चारों तरफ से आ गए हैं। और नाटो फोर्सेस और रशिया के बीच जो बातचीत चल रही है, उसका कोई नतीजा सामने नहीं निकल रहा। रूस हथियारों के लिहाज से काफी मजबूत और एडवांस देश है। एटॉमिक, बायोलॉजिकल, साइबर और हाइब्रिड वॉर में वो माहिर है। उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। रूस ने 1961 में ही बेहद खतरनाक हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था, जिसे जॉर बम कहते हैं। ये टेस्ट दुनिया के लिए टॉप सीक्रेट था। और जॉर बम के बारे में आप इतना जान लीजिए कि अमेरिका ने जो हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम, उसके मुकाबले में 3333 गुना ज्यादा विनाशकारी है ये जॉर बम। जहां भी हमला होगा इसका, वहां 60 लाख लोग पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगे। कितने? 60 लाख लोग। कई मामलों में रूसी डिफेंस सिस्टम काफी मॉडर्न है। उसकी किंजल मिसाइल रफ्तार की आवाज, जो उसकी रफ्तार होती है, आवाज से 10 गुना ज्यादा, यानी कि 3 किलोमीटर हर सेकंड चलती है। ये परमाणु बम लेकर जा सकती है। अमेरिका और नेटो के पास किंजल का कोई तोड़ नहीं है, मगर सच तो ये भी है कि दुनिया की सबसे आधुनिक और एडवांस्ड आर्मी, जिसको सबसे ताकतवर फौज कहा जाता है, वो अमेरिका की। उसके हथियार सबसे ताकतवर और घातक हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, जिनकी ताकत का दुनिया में लोहा है, वो भी अमेरिका के साथ है। इसलिए युद्ध हुआ तो बहुत विनाशक और प्रलय लाने वाला होगा। ये डर ही युद्ध की स्थिति को टाल रहा है। पुतिन तमाम तरह की धौंस, धमकी और सैनिक तैयारी के बावजूद इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि रूस भी कई दशक पीछे चला जाएगा अगर युद्ध हुआ तो। अंजाम क्या होगा ये उनको भी नहीं पता है। ऐसे में भारत के लिए कूटनीतिक समझदारी और संयम बहुत जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरे मामले में भारत की भूमिका को भी दुनिया देख रही है, और खास करके अमेरिका और रूस। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका बुरा असर भारत पर पड़ेगा। दूसरा, कुछ हथियार हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स हम यूक्रेन से मंगवाते हैं, शायद इस पर भी असर पड़ सकता है। तीसरा, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं यूक्रेन में, 20,000 लगभग तो हमारे विद्यार्थी हैं, बाकी विशेषज्ञ हैं, कुछ बिजनेस के लोग हैं। उनको वहां छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा अगर
जंग की संभावना वाकई में ही बहुत करीब आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम नहीं चाहते कि हम पर दबाव पड़े कि अपने दो मित्र जो हैं रूस और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके बीच में चुनाव करना पड़े। चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी है कि वो मेरा भी दुश्मन हो। भारत के साथ अमेरिका मित्र देश की तरह रहा है और रूस, जहां से सबसे ज्यादा हम डिफेंस डील करते हैं, वो एक पुराना मित्र देश है। चीन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा है, अभी जितने तनाव रहे पिछले 2 वर्षों के। और रूस जब जब संकट आया है तब तब उसने पुराने मित्र के तौर पर हिंदुस्तान की मदद की है। आज भी उस पुराने रिश्ते की वो कदर करता है। 370 पर रूस ने उन पहले देशों की जमात में अपने आप को खड़ा किया जिन्होंने भारत का समर्थन किया। मगर चीन को देखिए, वो दुनिया के सबसे बड़े संकट में भी अपना फायदा देख रहा है। गिद्ध देश है। चीन और रूस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि पुतिन ने चीन से लगी सीमा से अपनी सेना हटाकर यूक्रेन की तरफ तैनात कर दी। विंटर ओलंपिक खेलों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन को बुलाया था और उनकी खूब आवभगत की थी। ये वो समय था जब पुतिन को अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन मामले पर निशाने पर लिए हुए थे। यानी कि चीन अगर युद्ध में शामिल ना भी हो तो इस बात के संकेत और सबूत हैं कि वो किसी न किसी तरीके से रूस के साथ खड़ा दिखेगा। इसका कारण समझिए, अगर पुतिन हमला कर यूक्रेन पर कब्जा कर लेते हैं या वो हमला नहीं भी करते हैं लेकिन उनकी धौंस और धमकी दबाव से नेटो मुलायम पड़ जाता है, तो चीन के लिए ताइवान पर फैसला करना आसान हो जाएगा। दरअसल चीन यूक्रेन को एक केस स्टडी के तौर पर देख रहा है। अगर पुतिन सफल हो जाएंगे तो अमेरिका की छत्रछाया में खड़े ताइवान को वो बिना देरी अपने कब्जे में ले लेगा, हमला कर देगा। सवाल अमेरिका की प्रतिक्रिया का है, उसके स्टैंड का है कि अमेरिका क्या कर रहा है इस नाजुक मौके पर। अमेरिका को यह मालूम है कि यूक्रेन के मामले में अगर उसने अपने कदम पीछे खींचे तो पुतिन ज्यादा आक्रामक और अराजक हो जाएंगे और चीन उन तमाम इलाकों पर कब्जा करने लगेगा जिन पर वो दावा करता आया है। लगे हाथ ये भी होगा कि जो नेटो के सदस्य देश हैं उनका अपने लीडर अमेरिका पर से भरोसा डगमगाएगा। जाहिर सी बात है। इसलिए ये हालात एक जगह आकर के फंस गए हैं। यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाता है तो पुतिन को लगेगा कि उनकी नाक कट गई, उनके देश की सरहद पर अमेरिकी फौज आकर खड़ी हो गई। और अगर अमेरिका यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से रोक देता है तो वो सब कुछ होगा जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, यानी कि अमेरिका की इज्जत में भी बट्टा लग जाएगा। एक बड़ी महामारी के बाद, जिसको हम कोरोना कहते हैं, दुनिया अभी लड़खड़ा ही रही है, वो रास्ते पर चल नहीं पाई अभी तक। ऐसे में कोई महाशक्तियों के बीच का युद्ध समूची दुनिया को नार की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। दुनिया को सही रास्ता निकालने की दरकार है। अभी किसी नेता या देश की सनक की सजा पीढ़ियां भोगें, इससे बचने की जरूरत है। इस पर नजर है हमारी भी, दुनिया की भी। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।